डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के अंतर्गत निर्यात वित्त और आयात वित्त यानी एक्सपोर्ट फाइनेंस और इंपोर्ट फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत निर्यात वित्त और आयात वित्त दो अलग अलग चीज़ें हैं। इससे पहले हम निर्यात वित्त को समझते हैं, फिर उसके बाद में आयात वित्त की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार हमेशा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है, निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है। जब निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है तो बहुत से निर्यातक माल बनाते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन निर्यात में वित्त की कमी के कारण वो निर्यात कर नहीं पाते। यानी निर्यात करने के लिए जितना उनको पैसा चाहिए, जो फंडिंग्स चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए और जो फाइनेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं होने के कारण निर्यातक तो बन जाते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं बन पाते, यानी निर्यात अपने पूर्ण विराम तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम होने लग जाता है। तो सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट फाइनेंस की व्यवस्था की है, निर्यात वित्त की व्यवस्था की है। निर्यात वित्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वह औजार है जिसके द्वारा एक देश अपना आर्थिक विकास करता है। दूसरे शब्दों में निर्यात वित्त व्यवस्था का अभिप्राय निर्यात क्रियाओं को संपन्न करने के लिए वित्तीय संसाधनों से धन जुटाने की प्रक्रिया से है। निर्यात को प्रोत्साहन या प्रमाणित आदेश प्राप्त होने से आयातकर्ता को उस माल की सुपुर्दगी तक की समस्त क्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय संसाधनों से धन जुटाने की क्रिया निर्यात वित्त कहलाती है। ऑर्डर प्राप्त होता है और ऑर्डर प्राप्त होने से माल डिलीवर्ड होने तक के बीच की सारी क्रियाएं एक्सपोर्ट फाइनेंस का पार्ट होती है। माल के उत्पादन, माल के पैकिंग, गोदाम में रखने, बंदरगाह तक माल पहुंचाने निर्यात वित्त के ही पार्ट हैं। निर्यात वित्त को दो भागों में बांटा गया है, जहाज लदान से पूर्व वित्त की व्यवस्था और जहाज लदान के बाद वित्त की व्यवस्था। अभी जो भी हमने बात कही है जहाज लदान के पूर्व की बात कही है। जब माल जहाज में लदान कर दिया जाता है उसके बाद भी कई प्रकार से वित्त की व्यवस्था करनी होती है। तो हमने इसको दो भागों में बांटा है। पहला हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जहाज लदान से पूर्व वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। जहाज लदान से पूर्व वित्त व्यवस्था से अभिप्राय निर्यातकर्ता द्वारा प्रमाणित आदेश प्राप्त होने से लेकर निर्यात किए जाने वाले जहाज पर लदान होने से पूर्व की क्रियाओं की वित्त व्यवस्था से है, यानी धन जुटाने की प्रक्रियाओं से है। इसे पैकिंग साख भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है पैकिंग साख, यानी किस तरह से उसको लदान से पूर्व पैकिंग करके और माल तैयार करके डिलीवर्ड के लिए रखा गया है। जहाजी लदान की विशेषताएं या पूर्व वित्त की व्यवस्थाएं में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। कार्यशील पूंजी का प्रबंध शामिल होता है, पात्रता शामिल होती है, निर्यात कोड नंबर प्राप्त होते हैं, प्रलेखीय साख, जो कि पिछले वीडियो में पूरे प्रलेखीय साख का वीडियो दिखाया गया था, तो पूरा चैप्टर करवाया मैंने प्रलेखीय साख, जिसमें प्रमाणित आदेश, निर्यातक के कोड आदि सम्मिलित होते हैं। साख पत्र, बैंक के जानकार, जमानत देने वाले, ईसीजीसी द्वारा जारी पॉलिसी आदि होती है। उसके बाद में जब आपको लदान से पूर्व के सारी क्रियाएं आती है तो कच्चे माल से शुरू होता है कार्य। कच्चे माल का क्रय करना, सलाहकार व प्रेषण सेवाओं का भुगतान करना, प्रारंभिक निर्यात संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करना, माल की पैकिंग, मार्किंग, लेबलिंग, माल की गुणवत्ता जांच संबंधी जांच, बंदरगाह तक माल भेजने संबंधी व्यय, गोदाम संबंधी व्यय, जहाज बिल संबंधी आदि खर्चे सब इसमें शामिल होते हैं। जहाज लदान पूर्व वित्त के प्रकार। कितने प्रकार की जहाज लदान से पूर्व पैसे की व्यवस्था हो सकती है। पैकिंग साख बंधक हो सकता है, जो पैकिंग कराया उसकी गारंटी हो सकती है, उसके पैसे की व्यवस्था हो सकती है। पैकिंग साख रहन की भी व्यवस्था हो सकती है। बंधक अलग होता है, रहन अलग होता है। बंधक के अंतर्गत तो वो सामान मोर्गेज कर लिया जाता है, रहन के अंदर वो सामान आपके पास ही रहता है लेकिन मालिकाना हक चेंज हो जाता है। विस्तार पैकिंग साख के अंतर्गत आगे की भविष्य में माल खराब नहीं हो पहुंचने तक पूरी की पैकिंग साख होती है। लाल वाक्य साख, हरा वाक्य साख, ये सारी साखें हमने साख इस प्रलेखीय साख के चैप्टर में भी देखी थी, वही वापस है। लाल वाक्य का मतलब है लाल इंक से लिखा जाता है जिसका तुरंत देखते ही भुगतान करना है।
हरे वाक्य का मतलब जो चीज़ लिखी है उसी का भुगतान करना है। हस्तांतरण या साख का मतलब होता है एक व्यक्ति को साख दी गई, वो आगे किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रथम पर आधारित दूसरी साख, ये सारी जो पॉइंट है ये हमने प्रलेखीय साख के चैप्टर में भी देखे थे और उन पे भी विस्तृत से परिचर्चाएं की थी। निर्यात उत्प्रेरणा के विरुद्ध साख दी जा सकती है, प्रशुल्क वाक्स्प के विरुद्ध साख, विदेशी मुद्रा में जहाजी लदान पूर्व साख, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। पैकिंग साख की राशि दी जाती है। पैकिंग साख की अवधि होती है। पैकिंग साख की अवधि जो है वो 270 दिन है। जो चीज़ अंदर पैक कर दी गई है वो माल बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। 270 डेज इसमें तय किए गए हैं, 9 महीने तक। पैकिंग साख के समझौते का संपादन होता है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट का संपादन होता है, यानी रिटर्न में लिखा जाता है। पोत लदान पूर्व साख का विवरण होता है। विवरण में ये होता है कि भाई किस किस चीज़ का साख दी गई है, किस किस चीज़ का विवरण उसमें शामिल होता है। साख संबंधी खाते की व्यवस्था होती है। अग्रिमों के उपयोग की निगरानी रखी जाती है। जो एडवांस दिया गया है उसकी पूरी जांच की जाती है। वित्त के पुनर्भुगतान की व्यवस्था भी इसमें शामिल होती है। पोत लदान पूर्व वित्त प्राप्ति की कार्यविधि। अब पोत लदान से पूर्व यानी गाड़ी में माल नहीं रखा गया है, जब तक बंदरगाह तक माल पहुंच गया, लेकिन पोत में नहीं रखा गया, गाड़ी में नहीं रखा गया, तब तक की इसकी व्यवस्था कार्यविधि क्या है। बैंक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा सबसे पहले, जिसमें प्रमाणित आदेश, साख पत्र, अग्रिम का उपयोग, वांछित कार्य करने आदि, निर्धारित समय में पोत लदान, प्रलेखों में बैंक में प्रस्तुत करने का वचन आदि, माल को बंधक रखने संबंधी सौदे आदि सारे डॉक्यूमेंट्स संलग्न होंगे। बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच की जाएगी और प्रोसेसिंग की जाएगी। फिर साख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। फिर साख समझौता किया जाएगा और उसके बाद में साख का वितरण कर दिया जाएगा। यह है बैंक का प्रोसेसिंग किसके कंसर्न में, निर्यात वित्त में साख के कंसर्न में। जहाजी लदान के बाद की व्यवस्था, ये तो थी पूर्व की। अब माल रवाना हो गया, गाड़ी में रख दिया गया, गाड़ी रवाना हो गई। जहाजी लदान के बाद वित्त व्यवस्था का अभिप्राय बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्यातकर्ता को माल को जहाज तक लदाने के बाद से आयातकर्ता से भुगतान प्राप्त होने की अवधि तक के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने से है। यानी उसको कार्यशील पूंजी से लगाकर ठेठ एंड तक की क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। वापस पढ़िए एक बार। जहाजी लदान के बाद वित्त व्यवस्था से अभिप्राय बैंकों व वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्यातकर्ता को माल को जहाज पर लदाने के बाद से आयातकर्ता से भुगतान प्राप्त होने की अवधि तक के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए, जब तक उसका पैसे आते नहीं हैं तब तक पूरी व्यवस्था होती है। आगे का काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट भी निर्यात साख में सम्मिलित होता है। बाद की व्यवस्था की पात्रता क्या है? पात्रता यह है कि इस वित्त का लाभ केवल उन वास्तविक निर्यातकर्ताओं को ही मिलेगा जिन्होंने माल को जहाज तक रखवाया है अथवा जिनके नाम से निर्यात प्रलेखों का हस्तांतरण किया गया है। अब प्रलेखीय प्रमाण कौन से होंगे? जहाजी लदान की बिल्टी चाहिएगी, साख पत्र चाहिएगा, माल के भार संबंधी प्रमाण पत्र चाहिएगा, माल का गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र चाहिएगा, उद्गम का प्रमाण। उद्गम के प्रमाण का मतलब यह है कि ये लिखा गया है कि मेड इन इंडिया, तो ये इस चीज़ का कोई प्रमाण देना होगा आपको कि ये माल भारत में निर्मित हुआ है। बीमा पॉलिसी, माल का बीमा लिया जाता है, उसकी पॉलिसी वगैरह। प्रयोजन बताना होगा कि ये क्यों भेजा है, किसकी अनुमति से भेजा है। पोत लदान के बाद वित्त का स्वरूप कैसा होगा? पोत लदान कर देने के बाद में क्रेता साख का हो सकता है, आपूर्तिकर्ता साख का हो सकता है, लाइन ऑफ साख क्रेडिट हो सकता है, प्रशुल्क वापसी के विरुद्ध अग्रिम का हो सकता है, डिम्ड निर्यात के विरुद्ध अग्रिम का हो सकता है, साख पत्र के अंतर्गत निर्यात वित्त का हो सकता है, प्रमाणित सौदों के अंतर्गत निर्यात बिल का क्रय कटौती आदि का हो सकता है। विलंबन भुगतान के विरुद्ध भी व्यवस्था हो सकती है अग्रिम की। इसके अलावा डीम निर्यात के विरुद्ध भी अग्रिम हो सकता है। साख पत्र के अंतर्गत निर्यात वित्त हो सकता है। प्रमाणित सौदों के अंतर्गत निर्यात वित्त क्रय अथवा कटौती हो सकती है। विलंबित भुगतान के विरुद्ध भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें निर्यात वित्त में लदान के बाद की हैं। पोत लदान के बाद वित्त की राशि, पैसा कैसे मिलेगा?
10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक के सौदे निर्यात आयात बैंक वित्त व्यवस्था करता है। अगर 50 करोड़ तक का अमाउंट है तो हमारा जो एग्जिम बैंक है, EXIM बैंक जिसको हम बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वो व्यवस्था करता है। 50 करोड़ से अधिक की है तो वित्त की व्यवस्था निर्यात आयात बैंक के साथ साथ RBI भी करती है और ECGC भी करती है। ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के प्रतिनिधित्व भी शामिल होते हैं, उनके द्वारा मंजूरी लेनी पड़ती है तथा इसके बाद वो राशि का भुगतान कर देते हैं। पोत लदान की अवधि, तो पोत लदान की अवधि यह है कि अगर अल्पकालीन बात करें तो 90 दिन से लगाकर 180 दिन वाणिज्यिक बैंक द्वारा देखी जाती है। अगर 90 दिन से लेके 5 दिन तक है मध्यकालीन तो व्यापारिक बैंक और निर्यातक बैंक देखते हैं। और दीर्घकालीन है 5 वर्ष से लगाकर 90 दिन से लगाकर 5 डेज नहीं है, 5 मंथ है। ये मध्यकालीन में 5 महीने हैं, सॉरी ये दिन लिखे हुए हैं, दिन नहीं है, महीने हैं। ये मध्यकालीन में आएगा और 5 वर्ष से 12 वर्ष तक है तो निर्यात आयात बैंक द्वारा की जाएगी और ब्याज की दर जो है वो RBI डिसाइड करेगी। ऋण का समझौता होगा, ऋण का वितरण होगा और ऋण का खाता रखा जाएगा। और प्रदत्त पोत लदान के बाद अग्रिम के उपयोग की निगरानी रखी जाएगी और ऋण का पुनर्भुगतान उसको करना होगा जिसको लोन दिया गया। ये था निर्यात साख निर्यात वित्त के मामले में पूरा लेखा जोखा। आज के वीडियो में मैंने निर्यात वित्त को समझाने की कोशिश की है। निर्यात वित्त 2 प्रकार के शामिल किए जाते हैं, लदान से पूर्व और लदान के पश्चात। लदान से पूर्व की जो कुछ भी होती है उसको हम जो भी होती है उसको पैकिंग साख भी बोलते हैं, और बाद की जो होती है वो पैकिंग साख नहीं है लेकिन सारी गारंटी होती है। पोत के रवाना होने से उसके पैसे आने तक आगे काम चलने के लिए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित होती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगला वीडियो कल तैयार करेंगे जिसमें निर्यात साख के बाद आयात साख की बात करेंगे। आज के वीडियो में सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।